हाँ बेटा, आप सबको सबसे पहले मेरा नमस्ते। बेटा पिछला जो 96 वाला जो वीडियो था, लेक्चर नंबर 96, वो आपका पी ब्लॉक का था। तो कल थोड़ा बस बात ये थी कि अपना तीसरा पार्ट खत्म हो गया और तीसरा पार्ट था अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला। ठीक, अब उसके कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की बात थी कि बेटा कुछ प्रश्न है पीछे की तरफ के, जो है किताब मेरे पास है, तो मैं उन प्रश्नों को बोलूँगा और उनको अपन हल करेंगे। तो ये काम पहले कर लेते हैं। अपना पी ब्लॉक तो जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ठीक है बेटा, वो तो अपने अगले वीडियो में और देख लेंगे। तो सवाल नंबर पहला है बेटा, निम्न में से कौन चालक नहीं है? निम्न में से कौन चालक नहीं? तो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो Cu धातु है बेटा, क्या चीज़ है? Cu धातु है। एक ऑप्शन है आप लोगों का NaCl। NaCl कौन सा है? पिघला हुआ है, पिघला लिखा हुआ है साइड में। एक NaCl जलीय लिखा हुआ है, एक्वस Aq लिखा हुआ है। और एक लिखा है बेटा NaCl सॉलिड। क्या लिखा है? NaCl सॉलिड अर्थात ठोस लिखा हुआ। तो सब पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन चालक नहीं है? तो अपन जानते हैं बेटा धातु जितनी भी होती हैं वो विद्युत की क्या होती है? सब चालक होती है, होती कि नहीं? क्योंकि इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। NaCl पिघला है और ये जलीय विलयन है, ये भी क्या करते हैं बेटा? चालकता प्रदर्शित करते हैं। आपको मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया था कि आयनिक यौगिक यदि ठोस अवस्था में है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है तो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। लेकिन यदि जलीय विलयन या पिघली अवस्था में है तो विद्युत को क्या करेंगे? चालक। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन होगा NaCl ठोस, और ये क्या होगा बेटा? विद्युत का अचालक होगा। बाकी तीनों के तीनों आप क्या करेंगे? चालकता प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ उत्तर आएगा NaCl सॉलिड। यदि किसी सेल में चालकता के तुल्य है तो सेल स्थिरांक होगा। सेल स्थिरांक का जो मान होगा, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर, तो सेल स्थिरांक का मान कितना होगा बेटा? 1 रहने वाला है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। फिर अगला सवाल तीसरा, सेल स्थिरांक की इकाई है, तो सेल स्थिरांक की इकाई होती है बेटा सेमी इनवर्स या प्रति सेंटीमीटर। चालकता अर्थात विशिष्ट चालकता की इकाई है तो वो है ओम इनवर्स, और फिर उसके बाद होगा सेमी स्क्वायर बेटा, ठीक है बेटा। यदि किसी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। विद्युत वाहक बल जो होता है ना बेटा, इसका ए कहने का मतलब धनात्मक। यदि कोई सेल है और उस सेल के अंदर क्या हो रहा है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो उसके लिए जो मान होगा ना बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा नंबर पहला, अर्थात धनात्मक होता है। ठीक, फिर प्रश्न नंबर मैं 7वां लिख रहा हूँ, बाकी और तो सरल से ही है, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां प्रश्न, 4-5 हो गए। 7वां प्रश्न बोल रहा है 1 मोल H2O। प्रश्न क्या बोला है? 7वां, 1 मोल H2O को, 1 मोल H2O को के, 1 मोल H2O के O2 अर्थात O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए कितने कूलाम आवेश की, कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी? कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी? तो ठीक है बेटा, अपन जानते बेटा आवश्यकता की बात करें तो कूलाम तो 1 मोल बराबर, 1 मोल के लिए कूलाम आवेश बराबर 1 मोल के लिए। सबसे पहले तो समीकरण बढ़ाएंगे इसकी, तो H2O क्या होगा? यहाँ पर H2 प्लस 1/2 O2, और 1/2 O2 है तो बेटा ये 1 मोल है। अब 1 मोल कोई भी चीज़ है, 1 मोल पर आवेश बराबर 96,500 कूलाम होता है बेटा, है? होता कि नहीं होता? या हम कह सकते हैं इसको 9.650 लगाओ तो ठीक है, और फिर यहाँ होगा 10⁴ कूलाम, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, तो आपकी किताब में दिया हुआ है। तो सवाल है ये आपका 7वां, और ऑप्शन होएगा दूसरा 9.65 × 10⁴ कूलाम। क्या आएगा इसका आंसर? 4 कूलाम। यह दिया हुआ हो 96,500 कूलाम तो वो भी सही है,
और इसको सरल करके लिखा है किसमें, वैज्ञानिक संकेतन में, और वैज्ञानिक संकेतन 9.65 × 10⁴ होगा। ठीक है बेटा। अगला सवाल, जंग लगना निम्न में से किसका मिश्रण है? जंग लगना जो है वो बेटा है Fe2O3 और FeO4 का, मतलब Fe2O3 तो जानते हैं अपन, Fe2O3 डॉट FeOH का होल ट्वाइस। ठीक, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो आप लोग होल थ्राइस है, सी वाला ऑप्शन है आप लोगों का 9 नंबर में, 9 नंबर में आपका होल थ्राइस। तो ये जंग लगने का सिस्टम है जिसको आप लोग बोलोगे Fe2O3 डॉट FeOH का होल थ्राइस। क्या है प्रश्न? जंग लगना निम्न में से किनका मिश्रण है? वैसे अपन ने जंग लगना क्या बताया था, Fe2O3 डॉट 3H2O। ठीक है, अब 3H2O की बात कर रहे हैं तो 3H2O से कितना आएगा, 3OH मिलेगा और फिर Fe के साथ क्रिया करें। कहने का मतलब है Fe प्लस 3 के साथ प्लस 3OH माइनस क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये वाला सवाल ये। अगला, जब सीसा संचायक सेल विसर्जित अर्थात डिस्चार्ज होता है तो क्या बनता है बेटा, H2SO4 नष्ट होता है। क्या होता है? क्योंकि अपन जानते हैं कैथोड तथा एनोड, सीसा संचायक सेल के अंदर कैथोड तथा एनोड दोनों पर ही लेड सल्फेट का निर्माण होता है बेटा। ठीक है, और लेड सल्फेट कैसे बनेगा? लेड सल्फेट बनता है जब आप लोग H2SO4 का वियोजन होता है तो किस तरह 2H प्लस SO4 -2 और यहाँ पर ये Pb+2 प्लस SO4 -2 दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे, PbSO4। अर्थात हम कह सकते हैं H2SO4 नष्ट होता है। क्या होता है? H2SO4 नष्ट होगा। ये सवाल नंबर आपका 10वां था। अब सवाल नंबर अति लघुत्रात्मक, क्या आप जिंक के पात्र में, सवाल नंबर कौन सा, ये 9वां था, 10वां है, क्या आप जिंक के पात्र में CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? सुनो बेटा, रख सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर उत्तर होगा आप लोगों का जो आंसर है, आंसर क्या होगा, नहीं रख सकते। पहली बात, नहीं रख सकते हैं क्योंकि Zn का अपचायक, Zn की अपचायक क्षमता Cu से क्या होती है बेटा, Cu से अधिक होती है, जिसके कारण Zn पात्र एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है, जिसके कारण पात्र की दीवार पर छिद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, छिद्र हो जाते हैं। जब छिद्र हो जाएंगे तो अपन उसको नहीं रख सकते। कहने का मतलब, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि जिंक की जो अपचायक क्षमता होती है वो किससे अधिक होती है, कॉपर से अधिक होती है। तो जिंक वहाँ से हटेगा तो धीरे धीरे छिद्र हो जाएगा और वो कॉपर सल्फेट बेटा बाहर निकल जाएगा, अर्थात नहीं रख सकते हैं। अगला सवाल आप लोगों का सवाल नंबर, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मानक इलेक्ट्रोड विभव की नंबर 2, ये 9वां का नहीं है, पहला है अति लघुत्रात्मक। नंबर 2, मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण करते हुए 3 ऐसे पदार्थों को बताए जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयन को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। फेरस आयन को ऑक्सीकृत करने वाले जो आयन है, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं MnO4 Cr2O7 -2, F -Br Cl -, ये जो सब के सब आयन हैं वो फेरस आयन को क्या कर सकते हैं बेटा, अनुकूल परिस्थिति में ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो ये आप लोग इसका उत्तर लिख लेना।
अगला, किसी विलयन की का चालकत्व तनुता के साथ क्यों घटता है? क्योंकि अपन जानते हैं बेटा किसी भी विलयन के में यदि तनु करोगे तो एकांक आयतन में आयनों की संख्या में क्या हो जाएगी बेटा? कमी हो जाएगी, और कमी होने के कारण उसका चालकत्व क्या हो जाएगा बेटा? घट जाता है। तो क्या आंसर क्या दोगे? तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या में क्या हो जाती है? कमी, और कमी होने के कारण चालकता की मान में क्या होती है बेटा? कमी होगी। अगला सवाल, उन धातुओं की एक सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटनीय निष्कर्ष हो सकता है। अब हाइड में जैसे विद्युत अपघटनीय निष्कर्ष किस किस का हो सकता है? सोडियम का हो सकता है, लिथियम का हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है बेटा, मैग्नीशियम का होता है। तो इनका आप लोग क्या कर सकते हो? धातु निष्कर्षण कर सकते हैं, अर्थात इनको आप लोग बना सकते हैं धातु निष्कर्षण। अगला, हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले 2 अन्य पदार्थ बताओ। अब मैंने आपको बताया था, जब ईंधन सेल बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड है, C2H5OH है, ठीक है, यहाँ पर C3H8 है, आदि का जो उपयोग है आप लोग ईंधन सेल में कर सकते हैं। लेकिन H2 और O2 का उपयोग अच्छा रहता है, क्योंकि अपन जानते हैं H2 और O2 के संयोग से क्या बनते हैं बेटा? जल का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है बेटा। अगला सवाल, निम्नलिखित धातुओं को उसके क्रम में व्यवस्थित करो। क्या करेंगे बेटा? लवणों को विलयनों को कहने का मतलब अपन जानते, बिल्कुल सरल सा सवाल है। सबसे अधिक Al है, एग्जाम्पल में Al, फिर उसके बाद Cu, उसके बाद Fe, और उसके बाद Mg, और उसके बाद बेटा Zn, ये जिंक। तो प्रश्न ये पूछा गया है, प्रश्न नंबर 6 अति लघुत्रात्मक में, निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित कर सके। अपन जानते हैं अपनी इलेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अंदर सबसे ऊपर कौन आया बेटा? सबसे ऊपर आता है बेटा आप लोगों का Mg, फिर उसके बाद Al के बाद कौन आता है बेटा? यहाँ आता है बेटा Zn के बाद कौन आता है बेटा? Fe, और Fe के बाद कौन आता है बेटा? Cu। तो ये प्रतिस्थापन का एक क्रम हो गया, समझ में आ गई। अगला सवाल, लघुत्रात्मक नंबर पहला, निकाय, मैंने बता दिया था ये सवाल, तो निकाय Mg+2/Mg, निकाय Mg+2/Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे? तो आप क्या लेना, मैग्नीशियम सल्फेट का 1m सॉल्यूशन लोगे, मैग्नीशियम धातु की छड़ रखना, और उसको आप SHE की सहायता से जोड़ोगे। तो मैंने आपको बताया था इसमें 2.37 वोल्ट आंसर बताया था, शायद ये सवाल आप लोगों ने कर लिया है। सवाल नंबर दूसरा, और सवाल नंबर दूसरे की बात करो तो लिखोगे इसके अंदर, पहले मैं अच्छा सवाल है 2, pH 10 के विलयन, pH 10 के विलयन के संपर्क में संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान परिकलन कीजिए। ठीक है बेटा। अब इस सेल के लिए अभिक्रिया, सबसे पहले 2H+ एरो के बाद, या H+ बराबर करो, एरो के बाद प्लस करेंगे E- एरो के बाद 1/2H2 बना देना, कहने का मतलब 1H ले लेना। तो ये एक सेल की अभिक्रिया है, और अपन जानते हैं बेटा कौन सी समीकरण? ननर्स समीकरण से। तो E सेल H+ अपॉन 1/2H2 बराबर E0 H+ ऑब्लिक 1/2H2 माइनस 0.0591 अपॉन n, और log 1/10⁻10, क्योंकि कैथोड का कार्य करता है, कंडीशन ये लगाएंगे अपन। और यहाँ पर अपन कहेंगे बेटा n बराबर क्या रखना है? 1 रखना है। अब n बराबर 1 और इसका मान क्या हो जाएगा? 0, तो यहाँ पर E0
H अप प्लस अपॉन 1/2 H2 बराबर क्या आएगा 0। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अपन क्या बोले EH प्लस अपॉन 1/2 H2 प्लस बराबर 0 माइनस 0.059 अपॉन 1 और फिर यहाँ पर 10 log 10। अपन जानते बेटा log 10 बराबर कितना आएगा 1 मान आता है, तो मान रखोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ आएगा आपका बराबर करके आ गया, तो इसको क्या करोगे माइनस 0.059 इंटू 10 करोगे तो बराबर कितना आंसर आ जाएगा माइनस 0.591 वोल्ट इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अगला सवाल अपन जो सवाल है अधिकतर सेल, इसमें से जो सवाल है मैंने आप लोगों को बेटा करवाई दी है, और एक सवाल और ले लेते हैं। वो सवाल नंबर 5वां है। सवाल नंबर क्या होगा बेटा, ये है आप लोगों का PH 10 वाला। ठीक, अगला सवाल है आपका 5वां, और बाकी सवाल आप लोग बेटा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ अगला सवाल क्या। अगला सवाल है जल H2O की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। ज्ञात कैसे करोगे? आपको बताया कि भाई यहाँ पर सवाल तो यही है, करने का तरीका बताइए। तरीका कहने का मतलब है कि आपको यदि मतलब उत्तर में क्या लिखेंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे HCl, NaCl, NaOH की सहायता से कोलेराउस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब अपन को समीकरण बनानी है NaCl की, HCl की और NaOH की। ठीक है बेटा। तो नंबर 1 समीकरण बना लें, लैम्बडा इन्फिनिटिव HCl बराबर क्या हो जाएगी, बराबर लैम्बडा इन्फिनिटिव H प्लस लैम्बडा इन्फिनिटिव Cl माइनस समीकरण नंबर 1। ठीक है। लैम्बडा इन्फिनिटिव NaOH की बना लेते हैं, फिर उसके बाद बराबर लैम्बडा इन्फिनिटिव Na प्लस लैम्बडा इन्फिनिटिव OH माइनस समीकरण नंबर 2 दे दो। फिर लैम्बडा इन्फिनिटिव HCl नहीं बनाना, किसकी बनानी है बेटा, NaCl की बना लेते हैं। फिर बराबर लैम्बडा इन्फिनिटिव Na प्लस क्या लिखोगे बेटा, लैम्बडा इन्फिनिटिव Cl माइनस समीकरण नंबर 3 है। अब आप लोग देख सकते हो भाई किस समीकरण को जोड़ना है, किस समीकरण को अपन को क्या करना है, घटाना है। तो आप समीकरण नंबर 1 और 2 को तो जोड़ो। क्या लिखना है इसमें, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़कर उसमें से समीकरण 3 को घटाने पर तो समझ में आ गया होगा बेटा। क्या करोगे, लैम्बडा इन्फिनिटिव HCl प्लस लैम्बडा इन्फिनिटिव NaOH और माइनस लैम्बडा इन्फिनिटिव NaCl दिख रहा होगा। Cl से Cl कटेगा, Na से Na कट जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, लैम्बडा इन्फिनिटिव H2O बराबर लैम्बडा इन्फिनिटिव H प्लस और प्लस लैम्बडा इन्फिनिटिव OH माइनस। ये समीकरण इससे आप लोगों की बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अपन कहने का मतलब है कि यदि आपको प्रबल वैद्युत अपघट्य HCl, NaCl, NaOH दिया हुआ हो तो कोलेराउस के नियम की सहायता से आप लोग जल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और बाकी सवाल आप लोगों के और सरल से ही हैं जो मैंने आप लोगों को पहले करवा चुका हूँ। ठीक है बेटा।
अब आप लोगों का अगला वीडियो में देखेंगे पी ब्लॉक।